हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 16 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लास्ट लेक्चर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखेंगे। तो आप हेडिंग लगा लेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आपको याद होगा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है इसको डिफ़ाइन भी कर दिया था, लेकिन आपके आसानी के लिए चलिए एक बार फिर से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए द सीरीज़ which is in the increasing order of standard electrode potential। यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं वो हम लोग रिडक्शन के टर्म में लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते थे, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, आपको याद होगा, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर क्या कहते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। तो ऐसा सीरीज जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपके बुक में आसानी से दिया हुआ है, वैल्यू के साथ दिया हुआ है, तो उसको आपको याद नहीं करना, लेकिन उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको समझना है। यहाँ हमने एक नॉमिनल सा सीरीज़ वही बना रखा है जो आपको प्रीवियसली हमने बतलाया था, और इसको यूज़ कैसे करना है ये हम लोगों को सीखना भी है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए हम लोग फिर पलटते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग मेटल और फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से रिलेटेड जो चीज़ लिखा है वो किस तरह से दिया गया है, लिथियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम इन सॉलिड स्टेट, और इसका वैल्यू आपके आसानी के लिए एक दो वैल्यू लिख दें, ई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट। ये इसके SRP का वैल्यू है। अगर इसी लिथियम का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहता है तो ये सब हम लोग बता चुके हैं, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद इसी तरह से इसमें बहुत सारे मेटल्स चलते रहे, बहुत सारे मेटल्स आते रहे, आते आते सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ पास देखा Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और ये बन जाएगा Zn इन सॉलिड स्टेट, और इसका स्टैंडर्ड SRP का वैल्यू -0.76 वोल्ट। फिर आप चलते रहे, उसके बाद कहाँ पहुँच गए, हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग जानते हैं कि 0.00 वोल्ट, यही रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके नीचे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे बहुत सारे मेटल्स मिलते चले जाएंगे, मिलते मिलते सपोज कर लीजिए कि आप पहुंच गए Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा आपका, या आप डायरेक्ट जगह कम है सीधा आप ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कॉपर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu इन सॉलिड स्टेट, एंड फाइनली नीचे जाते जाते फ्लोरीन तक पहुंच जाएंगे, जिस सीरीज़ को आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे। तो ये कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझना, वो क्या है, देखिए पूरी सीरीज़ तो याद भी नहीं करनी आपको। हाइड्रोजन जो रेफरेंस है इसके ऊपर जितने वैल्यू आप देख रहे हैं मेटल के, इन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव होगा। देख पा रहे हैं आप, सबका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा।
और हाइड्रोजन से नीचे जो SRP का वैल्यू है उसका SRP वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ लीजिए। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव का सेंस क्या है वो जानिए। ये जो हम यहाँ पास लिख रहे हैं ये क्या है, ये है SRP का वैल्यू है। SRP के वैल्यू के निगेटिव का मतलब क्या है, और SRP का वैल्यू जब आप नीचे की तरफ प्रोसीड करते चले गए तो फाइनली जो आप फ्लोरीन का लिखते हैं, फ्लोरीन, तो इसका जो SRP वैल्यू आप वहाँ पास देख रहे हैं वो क्या है, वो है पॉजिटिव 2.87 वोल्ट। अब इसको समझिए, देखिए निगेटिव SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ रेड्यूसिंग टेंडेंसी के फॉर्म में लिखा गया है। यानी कौन सा मेटल कितना आसानी के साथ अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा, रिड्यूस करने का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है दैट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कौन कितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर पाएगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन के गेनिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने की बात दिखलाई जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, F निगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी होती है, अगर यहाँ 2 लगा दें तो यहाँ 2 लगा दें तो यहाँ 2 लगा दें, तो ये तो बैलेंस की चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किस में, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है, यानी ये रिड्यूस नहीं होना चाहता है। नीचे बढ़िए, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, जाते जाते आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में वैल्यू क्या हो गया, 0, और फिर जैसे उसके और नीचे आप गए इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो जाता है, इसके नीचे जब आप गए पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करने की टेंडेंसी में आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से गेन कर रहा है वो उतना अच्छा क्या बन जाएगा, ये रिडक्शन होगा। गेन करेगा तो क्या बनेगा, रिडक्शन हो जाएगा प्रोसेस। और हमने आपको बता रखा है प्रोसेस का उल्टा होता है एजेंट। तो चूंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है इसलिए ये उतना अच्छा क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, वह बहुत आसान है। ये जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का तो गेन करेगा, जिसका गेन करेगा उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इसकी वजह से। तो जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसके ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करवाने में इसने मदद किया उसके लिए ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे आपको हमने बतला रखा है कि जो प्रोसेस होता है उसका अपोजिट एजेंट होता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, दैट इज रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होगा प्रोसेस में वो एजेंट में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, यानी उसकी वजह से दूसरा सब्सटेंस क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये जितने भी सीरीज़ में मेटल्स लिखे गए हैं ये किस फॉर्म में लिखे गए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, यानी रिडक्शन दैट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूस नहीं होना चाहता है। बढ़ते गए जैसे जैसे नीचे गए वैल्यू जो था वो 0 हुआ, 0 के बाद पॉजिटिव, यानी ये इस टेंडेंसी में आ गया कि अब रिड्यूस होना चाह रहा है। तो जब रिड्यूस होना चाह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसका करेगा, किसी दूसरे स्पीशीज़ का। तो जिसका इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया उसका तो इसने ऑक्सीडेशन करवा दिया, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा तभी तो ये गेन कर रहा है। इसलिए मेटल के ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नीचे में जो पॉजिटिव वैल्यू आप देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज कर जाएगा, वैसे वैसे इंक्रीज करेगा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, बढ़ेगा। रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, नीचे जाने पर बढ़ रही है। दैट इज मतलब इसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
इंक्रीज हो रहा है। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाउन में मिलेगा, टॉप पे बॉटम पे मिलेगा आपको। उसी का अपोजिटली हाइड्रोजन से ऊपर जो आप सीरीज देख रहे हैं जिसमें वैल्यू क्या है, निगेटिव है। जितना ज़्यादा निगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर में आपको क्या मिलेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे। रेड्यूसिंग एजेंट, जो जितना ज़्यादा निगेटिव उतना अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ इसको लिख देते हैं, मोर निगेटिव ई स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब बेटर रेड्यूसिंग एजेंट। एकदम आसान सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि सीरीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में पढ़ते हैं। आपको याद ये रखना है, जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है यानी वो उतना जल्दी अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। तो अपने आप को रिड्यूस कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो अपने आप को जब इलेक्ट्रॉन को गेन करके करेगा तो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ही तो गेन कर रहा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको ये क्या करवा देगा, उसको इसने ऑक्सीडाइज करवा दिया, लॉस करवा दिया उसके इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा निगेटिव वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए, तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं कि कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन करना है। तो चलिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब हेडिंग लगा लें, हेडिंग तो लगी हुई होगी आपकी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए, पहला एप्लीकेशन हम लोग इसमें क्या लिखेंगे उसको समझा जाए। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग इसमें नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। पहला एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल का फार्मूला यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। आपको याद होगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। याद होगा आपको कौन सा वैल्यू होता है, वो तो बता ही चुके हैं, एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ एनोड। तो ये कहाँ से देखेंगे आप, स्टैंडर्ड कैथोड का एसआरपी या स्टैंडर्ड एसआरपी ऑफ एनोड कहाँ से देखेंगे आप, इस सीरीज में वैल्यू दिया रहता है, वहीं से ला के पुट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैलकुलेशन ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल में हेल्पफुल है। क्लियर। एक और बात यहीं पास आपको बता दिया जाए, जिसको अभी हम लोग आगे में यूज़ भी करेंगे। जब हम लोग ऐसे तो वैल्यू आपका निकल जाएगा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पास आप जान लें, इस सिचुएशन में जो क्राइटेरिया है उसको याद ये रखना चाहिए कि ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड ग्रेटर रहे ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड से। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू कैसा मिलेगा, ये अगर बड़ा है, ग्रेटर है, तो वैल्यू कैसा मिलेगा, ऑब्वियसली बोलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यू के मिलने का मतलब क्या है, आपका सेल फिजिबल है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एग्जिस्ट करेगा। यानी ये कैसा वैल्यू दे देगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 मिलेगा, दैट इज रिएक्शन आपका कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, जो कि हम लोग अभी आगे के एप्लीकेशन में देखते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। कैसे, इस फार्मूले से। वैल्यू कहाँ से देखेंगे, सीरीज से देख लेंगे। चलिए, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्ट्रेंथ या ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड वैल्यू आपको क्या बतलाया गया, जो अभी बतलाया बिल्कुल उसी चीज़ को हम यहाँ पास नोट कर देते हैं। देखिए, शॉर्ट में आप भी नोट कर लेंगे। टॉप पर जो सीरीज़ है, छोटे छोटे नोट्स बना लें, ज़्यादा बेटर है। टॉप पर जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, निगेटिव इस एसआरपी वैल्यू मिलेगा। कैसा मिलेगा, निगेटिव एसआरपी वैल्यू। और इस निगेटिव एसआरपी वैल्यू का सेंस क्या होता है, निगेटिव एसआरपी वैल्यू का मतलब होता है गुड, बोलिए, अभी फौरन आपको हमने बतलाया, यहाँ लिखा हुआ भी होगा, देख रहे हैं आप, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो जितना ज़्यादा निगेटिव वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ऊपर वाले का एसआरपी वैल्यू निगेटिव होता है और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
रेड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करवाएगा, यानी खुद क्या होगा, खुद ऑक्सीडेशन होगा उसका। उसी तरह से जो बॉटम पर वैल्यू मिलेगा, बॉटम पे जो स्पीशीज होंगे उसका पॉजिटिव एसआरपी होगा। देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन से आप नीचे गए वैल्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव एसआरपी, और यहाँ क्या है, निगेटिव एसआरपी। बहुत ही सिंपल है, कन्फ्यूज़न को एकदम दूर कीजिए। बॉटम पर पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू मिलेगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बॉटम पर सबसे हाई पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू मिलेगा, और वो क्या होगा, गुड, बोलिए, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब हम ये अगर आपसे पूछ बैठे या कोई आपसे पूछे बतलाइए सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अवार्ड किसको मिलेगा, फ्लोरीन को। ये क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ गए। उसी तरह से सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, देख रहे हैं आप, Li+। क्लियर है, बहुत ही आसान। तो बहुत सिंपल फॉर्म में इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, देखिए तीसरा एप्लीकेशन है इसका प्रेडिक्टिंग फिजिबिलिटी। प्रेडिक्टिंग फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। प्रेडिक्टिंग फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी, और इसको क्या कह रहे हैं हम, और स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और सेल रिएक्शन। यही चीज़ है जिसके लिए यहाँ पास हमने ये बतलाया। आपको मालूम है कि कोई रिएक्शन कब फिजिबल होगा या कब स्पॉन्टेनियस होगा, आपको मालूम होना चाहिए। फॉर, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन डेल्टा जी, आप जानते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और सेल रिएक्शन में हम लोगों ने डेल्टा जी का फार्मूला क्या पढ़ रखा है, बोलिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE स्टैंडर्ड ऑफ सेल। तो डेल्टा जी निगेटिव होगा कब, डेल्टा जी तभी निगेटिव हो सकता है जब ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। इसलिए कि अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ऑलरेडी फार्मूले में निगेटिव रखा हुआ है, तो निगेटिव वैल्यू आपको मिलेगा। लेकिन अगर ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल का वैल्यू निगेटिव मिल जाए तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसलिए डेल्टा जी को निगेटिव लाने के लिए ज़रूरी है कि आपका ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसी को यहाँ पास प्रोसीड कर देते हैं। फॉर नेगेटिव डेल्टा जी द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। और देखिए यही शर्त हमने यहाँ पास लिख दिया है। तो ये ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो। ये कब मुमकिन हो सकता है, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ई सेल का जो फार्मूला है, यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसमें कैथोड वाला पार्ट बड़ा हो। जब ये बड़ा होगा तो ग्रेटर में से स्मॉलर जब सब्ट्रैक्ट होगा तभी ना ई सेल आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इन दोनों का आपस में एक संबंध है। इतनी बात आप समझ गए। तो ई सेल ग्रेटर देन 0 हो। ई सेल ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, एंड फॉर पॉजिटिव ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, हमको मालूम है कि ई सेल ऑफ कैथोड ग्रेटर हो जाए ई सेल ऑफ एनोड से। क्लियर है, इतनी बात आप समझ गए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एलिमेंट बाय अनदर। होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए दूसरा क्राइटेरिया, एप्लीकेशन नंबर 4। क्या एप्लीकेशन नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर इन इट्स सॉल्यूशन। कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, किसको हम किसी के सॉल्यूशन में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर देखते हैं कि वो उसको रट रहे हैं। आपको रटना ही नहीं है, आपको इसको जैसे समझा रहे हैं वैसे आप सीख लीजिए, तब आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे हम आपको एक एग्जाम्पल देकर के भी बतलाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन केप्ट इन निकेल
वेसल, कंटेनर और नॉट, ऐसे करके दे दे क्वेश्चन। इसी तरह से बहुत सारे। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, कैसे जानेंगे? देखिए जो तरीका हम बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से याद रखिए, विदाउट एन एक्सेप्शन, ये हर जगह लागू होगा। वो रूल क्या है सुनिए। जो भी नोट में आप लिख लें उसे, नोट वैल्यू के रटने से भी आप बच जाएंगे। देखिए नोट में क्या लिखना है आपको कि एनोड इज ऑलवेज एबव देन कैथोड। बस इतनी सी बात याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि एनोड हमेशा उस मेटल का बनाइए जो कैथोड से ऊपर हो। क्लियर? और ऐसे आपको यहाँ पास हमने लिखा है जो, उसको भी आप देख सकते हैं कि जनरली हाइड्रोजन से नीचे वाले जो होते हैं इसको हम लोग कैथोडिक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोडिक इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन से ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एनोडिक इलेक्ट्रोड्स। मतलब इसका ये होता है जनरली एनोड इसका बनाया जाएगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है, और जनरली कैथोड उसका बनाया जाएगा जो हाइड्रोजन से नीचे है। बट ये तो रेफरेंस की बात है, तो सीधा एक जनरल रूल याद क्या रखेंगे? अगर कोई कहे कि नहीं हम दोनों इसी में से लेना चाहते हैं, दोनों एनोड कैथोड हम हाइड्रोजन से ऊपर लेंगे, तो आप रोक थोड़ी सकते हैं उसको। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन रूल ये फॉलो करेंगे, जो भी आप लेंगे टॉप वाला ऊपर वाले का क्या बना दीजिएगा? एनोड, और उससे बिलो वाले का, उससे नीचे वाले का क्या बना दीजिएगा? कैथोड। एनोड इज ऑलवेज एबव देन कैथोड। इतनी सी बात जिसको याद है हमेशा उसका क्वेश्चन सही होगा। और आपको याद होगा कि एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन हो। एकदम बेसिक चीज़ों को मजबूती से पकड़ के रखिए। ये रूल अगर आपको याद है तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। एंड नाउ कम टू द एप्लीकेशन नंबर 4। CuSO4 को हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। CuSO4 है और उसमें उस सॉल्यूशन को आपने किस में डाल दिया? निकेल के कंटेनर में डाल दिया। रहेगा या नहीं रहेगा? क्या होगा? देखिए क्या होगा। Cu प्लस क्या बनेगा बोलिए? NiSO4। ठीक है। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। देखिए सल्फेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सल्फेट के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? +2। ये सब आप लोग को बता दिया गया है, डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। निकेल एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फेट के साथ किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। सल्फेट है -2 के फॉर्म में। ये एलिमेंटल स्टेट है 0। निकेल सल्फेट के साथ है +2। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान दीजिए, कॉपर +2 स्टेट में था, कॉपर किस स्टेट में चला गया? 0। तो आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया इसका मतलब रिडक्शन, और जो रिडक्शन हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? उसे ही हम लोग कैथोड कहते हैं। रूल से हमको ये आना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं। निकेल का 0 था, +2 हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बोलिए? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, देयरफॉर ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या बनेगा? एनोड। क्लियर हो गया? यानी निकेल का एनोड होना चाहिए और कॉपर का कैथोड होना चाहिए। और ये रूल हम क्या बताया आपको? सीरीज में एनोड हमेशा कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो चलिए एनोड मेरा कौन है? एनोड बन रहा है मेरा निकेल। खोजिए ज़रा, सीरीज में आ जाइए। सीरीज में यहाँ है निकेल, देख रहे हैं आप? ध्यान दीजिएगा, निकेल। और उसके रिस्पेक्ट में कैथोड कौन बिहेवियर शो करेगा? कॉपर। कॉपर कहाँ है? देखिए कॉपर नीचे है, दिख रहा है आपको? देख पा रहे हैं? ये दिस वन, ध्यान दीजिए बिल्कुल। तो ये आपका क्या आया? एनोड, और ये क्या आया आपका? कैथोड। इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से निकेल एनोड होना चाहिए, आ गया। कॉपर कैथोड होना चाहिए, आ गया। अब जरा ये रूल अप्लाई कर दीजिए। एनोड ऊपर है या नहीं है? देखिए तो एनोड ऊपर है कैथोड से। वेरी गुड। इसका मतलब कि आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को निकेल में रख सकते हैं। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप निकेल के कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा। निकेल सल्फेट में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से आप किसी और क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म पर चेक कर लेंगे।
जैसे सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन और हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट का देता है, तो हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप याद रखेंगे, तो उसको आप चाहें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन बना लें 4 नंबर के बाद। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 5, इस सीरीज से हम लोगों को सिर्फ यही नहीं पता चलता है, बल्कि हम लोगों को यह भी मालूम हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा कोई, यानी इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं डिस्प्लेस करेगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर, ये भी हम लोगों को इससे पता चल जाता है। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर का क्राइटेरिया क्या है, तो याद रखना है आपको कि मेटल्स एबव हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रूल है, ये भी नोट कर लें आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन एटम से कहाँ है, एबव है, वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम मिनरल एसिड। अब कहिए कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये रूल स्टैंडर्ड रूल है, जहाँ चाहिए अप्लाई कर दीजिए, चाहे हाइड्रोजन का केस हो चाहे दोनों मेटल के केस हो। चलिए तो इसको एक क्वेश्चन देके आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। Zn प्लस ले लेते हैं H2SO4, आप रिएक्शन लिख लिया ZnSO4 प्लस H2। प्रश्न ये है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा या नहीं करेगा। तो नाउ कम टू द रूल एंड अप्लाई दिस कंडीशन। देखिए जो आपको बताया बिल्कुल स्टैंडर्ड है। जिंक अपने एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबको मालूम है कि +1 होता है, 2 है तो 2 1 2 +2 होगा। सल्फेट के फॉर्म में है जिंक +2, हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है 0। चलिए रूल अप्लाई कर दीजिए। जिंक 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, कितना हो गया +2। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, जहाँ इंक्रीज हुआ वहाँ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहाँ हुआ वो क्या बनता है, एनोड, यानी आपका जिंक एनोड होना चाहिए रूल के हिसाब से। चलिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिलेट कीजिए। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान से एकदम बातों को सुने और ध्यान दें, इधर देखें भी। देखिए +1 है, यहाँ क्या हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस का मतलब बोलिए, वेरी गुड, रिडक्शन जहाँ होगा वो क्या बनेगा, कैथोड। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का कैथोड होना चाहिए और जिंक का एनोड होना चाहिए। चलिए यहाँ आते हैं, चेक करते हैं हम लोग। जिंक कहाँ है, दिस वन दिख रहा है, जिंक यहाँ ऊपर में क्या बनना चाहिए भाई जिंक का, तो जिंक का बनना चाहिए एनोड, जिंक का बनना चाहिए एनोड। देख पा रहे हैं आप, जिंक का एनोड। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन का कैथोड चाहिए, हाइड्रोजन का कैथोड। हाइड्रोजन इससे नीचे है, दिख रहा है आपको, और रूल क्या कहता है, एनोड इज ऑलवेज एबव देन कैथोड। इसका मतलब ये रिएक्शन सही है और ये डिस्प्लेस कर देगा H2 गैस को। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, दैट इज डिस्प्लेसेस H2 गैस। अब बाकी जो भी स्टेटमेंट वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और अपने से सॉल्व करें, फिर मेरे आंसर से मिलाने की कोशिश करें। तो देखिए आप सीखेंगे, बात को समझिए। अगर आप अपने से नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे, सिर्फ उतारने से कुछ नहीं होगा। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, Cu प्लस डाइल्यूट HCl गिव CuCl2 प्लस H2। क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए वीडियो पॉज करके अपने सॉल्व कीजिए और फिर मेरे आंसर से आप मैच करेंगे। इसी रूल को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कॉपर एलिमेंटल स्टेट में 0, यहाँ हाइड्रोजन का +1, यहाँ कॉपर का क्लोरीन का -1, 2 1 2 -2, तो ये क्या हो गया +2। इतनी तो बात सब लोगों को आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में 0, तो देखिए कॉपर का 0 था, +2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एनोड
किसका होना चाहिए भाई, कॉपर का। इस रूल से आ रहा है, वो भी तो चेक होगा बाद में। अब उसी तरह से हाइड्रोजन का चलिए चेक करते हैं। तो जो हाइड्रोजन है उसको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से मिलाते हैं। तो यहाँ +1 था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, देयरफॉर रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या बनाता है, वेरी गुड, कैथोड। इसका मतलब हाइड्रोजन का कैथोड आ रहा है, कॉपर का एनोड आ रहा है। चलिए मिलाते हैं हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन देखिए, ध्यान दीजिए, लिस्ट से आपको कैसे पहचाना। हाइड्रोजन का ये एग्जाम्पल नंबर 2 है हम लोगों का। तो हाइड्रोजन का क्या बन रहा है, कैथोड। हाइड्रोजन का बन रहा है कैथोड। एग्जाम्पल 2 के लिए बात हो रही है, ध्यान देंगे आप, ये सब पहले का है। हाइड्रोजन का क्या बनना, कैथोड, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का कैथोड। चलिए, और कॉपर क्या बन रहा है, एनोड। कॉपर तो इसके नीचे है, इसका आ रहा है एनोड, और कैथोड ऊपर। रूल क्या कहता है, एनोड इज ऑलवेज एबव। एनोड जहाँ नीचे आ गया, देखा आपने, ये नहीं है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, सिंस एनोड, जो कि कौन है आपका, कॉपर, लाइज बिलो हाइड्रोजन, दैट इज कैथोड। कैथोड, देयरफॉर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कि ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं होगा, लिबरेट होता हुआ हाइड्रोजन गैस नहीं दिखेगा। देयरफॉर H2 इज नॉट लिबरेटेड। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, रूल आप याद रखें और सीरीज को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे रिएक्शंस दे दे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को रट रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, बस आप याद रखिए एनोड हमेशा कैथोड से ऊपर वाले को लेना है। उसके बाद जो फंडामेंटल क्राइटेरिया सिखाया उसको अप्लाई कीजिए और मिला करके देख लीजिए, बस इतनी सी बात है। इसके बाद फाइनली एक एप्लीकेशन और है जो हमने आपको पहले ही से बता दिया है, लेकिन एप्लीकेशन की लिस्टिंग चल रही है तो उसको लिख दिया जाए। एप्लीकेशन नंबर 6। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोगों को और किस बात का पता चलता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बताता है ये, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमने बहुत डिटेल में इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को पता लगाने में कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सहारा लिया जाता है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड आज हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैराडेज लॉ को स्टार्ट करेंगे और एक नए कंडीशन की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम और कंपटीशन दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।